गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग अभी इतिहास में अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना, है ना। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं मुगल साम्राज्य में कहाँ कहाँ से कौन कौन से शासक आए और कौन कौन शासन किए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा शासक आया और कितने दिन तक शासन किया। जैसे कि शेर शाह है ना, सन 1540 से 1545 तक के उन्होंने शासन किया। 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक के उन्होंने शासन किया। यह हुमायूं को, है ना, यह क्या हुआ? हुमायूं को बिहार के शेर शाह नाम से अफगान सरदार ने हराया, है ना। हुमायूं को बिहार के शेर शाह नाम के अफगान सरदार ने हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। शेर शाह एक अफगान सरदार का पुत्र था। शेर शाह किसका पुत्र था? एक अफगान सरदार का पुत्र था। बिहार के सासाराम में उसकी छोटी सी जागीर थी। कहाँ थी? बिहार के सासाराम नाम के गांव में उसकी जागीर थी। उसने कई छोटे बड़े राजपूत और अफगान सरदार को हरा दिया था। वह कई छोटे बड़े अफगान सरदार को व राजपूतों को हरा दिया था। शेर शाह ने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुधार किए। उसका एक राज्य अधिकारी राजा टोडरमल ने भू सुधार कार्य में सहयोग दिया। शेर शाह ने शासन में सड़कें, सराएं और जल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। किस किस पर? सड़कें पर, सराएं और जल व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया उन्होंने। और आम जनता की सुविधाएं प्राप्त हो, जिन्हें बाद में अकबर ने भी अपनाया। और वह आम जनता को भी इसकी सुविधाएं प्राप्त होकर के किया, जिसको बाद में अकबर ने भी अपनाया और वह भी आगे बढ़ाया। शेर शाह ने एक ऐसे सिक्कों का प्रचलन किया। पहला था तांबे का सिक्का, जिसके दाम कहते थे, तथा दूसरा था चांदी के सिक्के। पहले किसका सिक्का था? तांबे का। और दूसरा चांदी के सिक्के का, जिसे रुपया कहते थे। उसने सासाराम ने अपने लिए एक भव्य मकबरा भी बनाया। क्या बनाया? एक भव्य मकबरा भी बनाया। इसके समय में सड़क निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया और उस समय सड़क निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन शेर शाह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। सन 1545 में कालिंजगढ़ दुर्ग में आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो गई, है ना। 1545 में कालिंजगढ़ दुर्ग में आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से उसका शासनकाल खत्म हो गया। अब किसका शासनकाल आया? अकबर का। किसका आया? अकबर का। वह अपना साम्राज्य स्थापित किया सन 1556 से 1605 ईस्वी तक। कहाँ तक के? सन 1556 से 1605 ईस्वी तक। पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर बहुत छोटा था, है ना। अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं, है ना। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो हुमायूं बहुत छोटा था, लगभग आप लोगों की ही उम्र का था, है ना। जैसे आप लोग हो ना, वैसे ही उम्र का था। हुमायूं के विस्फात पात्र बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। किसने किया? बैरम खान ने। बालक अकबर के लिए वह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। बालिग होने तक अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को देखरेख में राजकाज किया, है ना। बैरम खान की देखरेख में अपना राजकाज किया। फिर उसने शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली तथा योग्यता पूर्वक वह क्या किया? शासन किया। इस प्रकार से उसका राज्य का विस्तार हुआ। अकबर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था।
इसीलिए उसने आसपास के क्षेत्रों पर विजय अभियान शुरू किया। उसकी सेना में बहुत तेजी से पूरे उत्तर भारत पर विजय पाई और उत्तर भारत पर उसकी विजय भी हुई। सन 1561 में मालवा के, 1564 में गोंडवाना व इस प्रकार से वह अन्य जगहों पर अपना साम्राज्य मिला लिया। अकबर एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसका भारत के सभी महत्वपूर्ण और ताकतवर लोग साथ दे। शुरू में उसके प्रमुख अधिकारी व सेनापति से आए तुरानी या ईरानी लोग थे। कौन कौन थे? तुरानी या ईरानी लोग थे। धीरे धीरे अकबर ने भारतीय मुसलमान, खास करके वे लोग जो सूफी संतों के परिवारों के थे और अफगान जमींदारों को सल्तनत का अधिकारी बना लिया। वह राजपूत राजाओं को भी अपना अधिकारी बनाना चाहता था। किसको? राजपूत अधिकारी को भी। इसके लिए उसने राजपूत राजाओं के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, है ना। उसने राजपूत राजाओं से वादा किया कि अगर वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो वह उनका साम्राज्य लौटा देगा। उन्हें बड़े बड़े पद भी दिए जाएंगे और वह किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगा। किसने कहा? अकबर ने कहा। उसने अनेक राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने जयपुर के पास स्थित आमेर में कछाह वंश के राजा भारमल की सहायता से तथा उसके पुत्र भगवान दास तथा पोते मानसी को शाही सेवा में ऊंचे पद दे दिए। राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ किया, है ना। वह राजपूत थी कि नहीं थी? थी। शादी के बाद भी राजपूत रानियों को संपूर्ण धार्मिक आजादी थी और शादी के बाद भी राजपूत रानियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता थी, आजादी थी। अकबर की राजपूत नीति के कारण उनके अनेक राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप को छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? राणा प्रताप, अकबर और राणा प्रताप आए। सन 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ राजा मानसिंह एवं राजकुमार सलीम के नेतृत्व में एक विशाल सेना चित्तौड़गढ़ भेजी। कहाँ भेजी? चित्तौड़गढ़ भेजी, जिसमें मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। मुगल सेना और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई, विजयी हुई, है ना। किसकी जीत हुई? मुगल सेना की जीत हुई। किंतु राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे चित्तौड़ की पहाड़ियों में रहकर अपने जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने मंत्री मेवाड़ के भामा शाह द्वारा उन्हें राणा प्रताप को समर्पित धर से अपनी सेना का पुनः गठन किया और अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया। अब इस पर भी राणा प्रताप सफल हो गए। फिर कौन आए? रानी दुर्गावती और अकबर, है ना। कौन कौन आया? रानी दुर्गावती और अकबर आए। इस राज्य में की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और मुख्य निवासी गोंड थे। सन 1548 में राजा दलपत के देहवास के बाद रानी दुर्गावती अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी और अपने मंत्रियों के परामर्श एवं सहयोग से सफलतापूर्वक शासन करती रही। अपनी उदारता, क्षमता एवं सुयोग्य प्रशासन से गोंडवाना ने उसकी राजनीति एकता स्थापित कर ली थी। गोंडवाना की समृद्धि एवं धन संपदा को देखकर
साम्राज्य विस्तार की भावना से अकबर आक्रमण करना चाहता था। कौन आक्रमण करना चाहता था? अकबर। इसलिए आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी ने कवच और शस्त्र धारण कर हाथी पर सवार होकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दी। किस पर आक्रमण कर दी? मुगल सेना पर। इस बीच दुर्भाग्य से उसे एक तीर लगा जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने अपनी पराजय का पता लगा। शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने की आशंका से छाती में कटार भोंककर वह शहीद हो गई। छत्तीसगढ़, उस समय छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य कहलाता था। क्या कहलाता था? छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य कहलाता था। यहाँ पर कलचुरी वंश का शासन चलता था और यहाँ कलचुरियों का शासन चलता था। इस तरह अकबर की इस नीतियों के कारण उसके पदाधिकारियों में ईरानी व तुर्कियों के अलावा अफगान, भारतीय, मुसलमान, राजपूत राजा आदि भी शामिल हो गए थे। अब उसके बाद उनकी शासन व्यवस्था क्या हुई? उनकी शासन व्यवस्था अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य को किस प्रकार से की? उसने अपने विशाल साम्राज्य को 15 सूबों में बांट दिया। कितने सूबों में बांट दिया? 15 सूबों में बांट दिया। सूबे का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसा था, है ना। प्रत्येक सूबा प्रांत सरकारी जिलों में बांटा हुआ था और प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों, तहसीलों में विभाजित था। जैसे आपको यहाँ है ना, तहसीलों में विभाजित है ना, उसी तरह कई गांवों के समूह में एक फरगना बनता था। कई गांवों के समूह में एक फरगना बनता था। अकबर ने केंद्र से लेकर फरगना तक जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया। मुगल शासन के अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था और मुगल साम्राज्य के शासन के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। अब यह मनसबदारों की व्यवस्था कैसी होती थी? मनसबदार मुगल साम्राज्य के काम करने वाले अधिकारी व सेनापति को मनसबदार कहा जाता था, है ना। तो वह प्रत्येक मनसबदार को उनकी सेना के अनुसार एक दर्जा दिया जाता था जिसे मनसबदार कहते थे। सभी मनसबदारों को बादशाह खुद नियुक्त करता था। और कौन नियुक्त करता था? बादशाह खुद नियुक्त करता था और उनका बादशाह पर सीधा नियंत्रण होता था। सभी मनसबदारों को घुड़सवारों की एक फौज तैयार करनी पड़ती थी और जब भी बादशाह को उनकी जरूरत पड़ती थी उनकी फौज के साथ जाना पड़ता था। बादशाह उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार कहीं भी नियुक्त कर देते थे, है ना। इसके बदले मनसबदारों को, विशेषकर बड़े मनसबदारों को बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे। वे काफी शान शौकत का जीवन जीते थे। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था चली। अब लगान व्यवस्था आया। लगान व्यवस्था के में कब हुआ? अकबर जब बादशाह बना तो किसानों का लगान इकट्ठा करने की काफी व्यवस्था करी। छोटे अधिकारी व जमींदारों को किसानों पर मनमानी करते थे। लगान वसूल कभी ज़्यादा तो कभी कम लिया करते थे। इसीलिए अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपये में देंगे, न कि अनाज में देंगे। किसान जितना जमीन में खेती करता था उसके हिस्से से उसका लगान तय किया जाता था। आमतौर पर किसान को अपनी उपज का 1/3 या आधा लगान के रूप में देना पड़ता था। किसान के लगान इकट्ठा करने में स्थायी जमींदार और अधिकारियों की मदद करते थे। इस प्रकार उसने लगान व्यवस्था की। फिर उनकी धार्मिक नीति क्या थी? धर्मों के सच्चाई व अच्छाई से दुनिया में विविधता, अलग अलग संस्कृति व धर्म ईश्वर की इच्छा से बने हैं। अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए। उन्हें सबके प्रति शांति की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति को
को बनाने में अकबर सहयोगी हुए। अबुल फजल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसी ने अकबर के राजकाल का विस्तार पूर्वक इतिहास अकबरनामा में लिखा है ना। अबुल फजल ने लिखा है ना इतिहास में। इसी नीति के अनुकूल अकबर ने हिंदुओं पर लागू जजिया कर, है ना, जजिया व तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, मंदिर बनाने की अनुमति दी और हिंदू व जैन मंदिरों व मठों को दान में दे दिया। उसने रामायण, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने अपने निजी जीवन में भी कई धर्मों की बातों का समावेश किया। वह रोज सूरज की पूजा किया करते थे। अकबर मुस्लिम होते हुए भी किसका पूजा किया करते थे? सूर्य देव का पूजा करते थे तथा मांस मदिरा आदि का उपयोग कम करने लग गया था। और दीपावली, है ना, अनेक त्योहार, होली, दीपावली, दशहरा, सभी में मुगल साम्राज्य को सभी लोगों का समर्थन मिलता था। इस प्रकार से अकबर ने करीब 50 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना।